उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके दो भेद पढ़े, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद पढ़े, अनुप्रास, श्लेष और यमक। और अर्थालंकार क्या है उसको पढ़ा। और उसके बाद हम उपमा अलंकार पढ़ने वाले थे, तो अब हम उपमा अलंकार से शुरू कर रहे हैं। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी प्रसिद्ध साधन से किसी की तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार। प्रसिद्ध साधन इसलिए कि लोग उसको पहचानते हैं, जैसे चांद सा मुखड़ा, है ना। तो क्या है, चांद को हर कोई जानता है, तो चांद सुंदर है, इसलिए मुखड़ा सुंदर। तो तुलना ऐसे होती है ना। तो जब किसी प्रसिद्ध साधन से किसी की तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार आता है। जैसे अब यहाँ पर उपमा अलंकार पीपल पात, पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई, यानी पीपल के पत्ते की तरह अस्थिर हो रहा है मन, कहने का तात्पर्य यह है। तो इसमें सौंदर्य है, ये तुलना है, इसलिए उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण जैसे हाथी सा टीला, हाथी के जैसा, हाथी सा टीला यानी हाथी के जैसा टीला, टीला यानी चट्टान का एक टुकड़ा, हाथी सा टीला। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर। फूल सी कोमल बच्ची, कैसी? फूल के जैसे कोमल, तुलना हुई। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारो, कोटि करोड़ों कुवचनों की तरह, करोड़ों कुवचन की तरह तुम्हारे वचन है। पुलिस कठोर, है ना, बहुत ही कठोर कठोर है कि जैसे तुम्हारे वचन है। तो इसकी तुलना इस बुरे वचन से किए, है ना। कोटि करोड़ों। अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद कौन है? कमल। अरविंद से शिशु वृंद, अरविंद से शिशु वृंद, अरविंद का मतलब क्या है? कमल। शिशु वृंद यानी समूह। कैसे सो रहे, देखो, यानी कमल जैसे शिशुओं का समूह देखो कैसे सो रहा है ना। तो तुलना किससे हुई? कमल से, इसलिए उपमा अलंकार। इसके बाद तो हमने ये पढ़ लिया कि अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यानी कि कमल जैसे। अब इसको फिर से देखें कि जब किसी प्रसिद्ध साधन से किसी की तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार आता है ना। तो पीपल पात सरिस बन डोला, इसका उदाहरण हमने देखा, पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई। ठीक है, यहाँ तुलना हुई। हाथी सा टीला, हाथी से टीले की तुलना की गई, हाथी जैसा टीला है, बड़ा है। हाय फूल सी, फूल के जैसी कोमल थी, फूल जैसा कोमल है वैसी बच्ची कोमल थी। कोटि कुलस, पुलिस, पुलिस यानी करोड़ों वज्रों जैसा, है ना। ये परशुराम प्रसंग है, रामचरितमानस का है, परशुराम प्रसंग है ये। तो इसमें देखिए कोटि, परशुराम और लक्ष्मण की जो वार्तालाप हुई थी गर्मा गर्म, उसमें से निकला है ये। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, यानी करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान वचन, यानी तुम्हारे बोल है, वचन है। तो उस वचनों की तुलना वज्र की तरह से की। अरविंद यानी कमल की तुलना शिशुवृंद से की। तो इस तरह से जहां तुलना किसी प्रसिद्ध साधन से की जाती है वहां उपमा अलंकार। तो मुझे लगता है अब इसलिए समझ में आ गया होगा आपको। रूपक अलंकार, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रूपक अलंकार, जहां तुलना के स्थान पर सीधा आरोपित किया जाए, यानी आरोप कर दिया जाता है। आरोप से तात्पर्य क्या है? जैसे मैं कहती हूँ तुम गधे हो, तो मनुष्य कैसे गधा हो जाएगा? मनुष्य तो मनुष्य इंसान है। लेकिन गधे से तात्पर्य यह हुआ कि वहां पर तुलना हो रही है कि गधा मूर्ख है, इसलिए मनुष्य तुम गधे जैसे हो, यानी तुम मूर्ख हो। ये कहना चाहिए कि तुम मूर्ख हो, लेकिन वो कह देता है तुम गधे हो, है ना। यही, इसी को आरोपित करना कहते हैं। तो जहां तुलना के स्थान पर सीधा आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार आता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब ये नहीं कह रहा है कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए। क्या बोल रहा है बच्चा? चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, बीच का में जो जो योजक है वो मिसिंग है, चंद्र खिलौना, और ये हाइफन है यहाँ पर। इसका मतलब ही यह होता है कि ये रूपक है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% शब्दों में जहां पर हाइफन हो वो रूपक ही हो। तो कई बार नौ सामान्य अर्थ शब्द भी होते हैं। लेकिन एक बार हमको जब व्याख्या करनी पड़े तो हमें रूप लगा, ये एक
एक ट्रिक भी है, मान लो ये एक ट्रिक भी लगता है कि एक तरीका भी है कि इसको कैसे पहचाने एकदम से। तो ये हाइफन भी एक पहचान है। तो इसके जब वर्णन करते हैं तो हम लिखे हमको चंद्र रूपी खिलौना, राम रूपी रतन, ये रूप लगाना पड़ता है, ये इसकी एक पहचान है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ये चरण के बारे में। गोपी पद पंकज, पद रूपी पंकज यानी कमल, देखिए रूपक, रूपी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। पायो जी मैंने राम रतन, ये देखिए यहाँ पर हाइफन आना चाहिए, राम रूपी रतन। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका रूपी चादर नहीं बोला, शरद ऋतु का वन, चंद्रिका मतलब चांदनी की चादर ओढ़े हुए है, ये कह रहे हैं कवि, ये कहना चाह रहे हैं कवि, लेकिन क्या बोल दिया, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। तो ये चंद्रिका रूपी चादर, चंद्रिका से तात्पर्य है चांदनी, तो चंद्रिका रूपी चादर बोलना पड़ेगा, तब ये अर्थ समझ में। तो आरोपित कर दिया गया ना, रूप को गायब करके, जैसे को गायब करके। यही रूपक अलंकार की विशेषता है, इस बात का ख्याल रखिए। इसकी पहचान भी है बहुत बड़ी, इसको ऐसे पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौने, चांद रूपी खिलौना बोलने की जगह, चांद जैसे खिलौना बोलने की जगह क्या बोल दिया, चंद्र खिलौना। यहाँ पर रूपक अलंकार यही सब में आएगा, ये चरण कमल, पद पंकज, राम रतन, चंद्रिका चादर। तो ये हाइफन का इसकी बड़ी पहचान है, याद रखिएगा, रूपक अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, अब इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ तुलना तो की जाती है, माने तुलना नहीं होती ऐसा नहीं है, तुलना की जाती है पर बात निश्चित नहीं होती, तुलना की जाती है पर बात निश्चित नहीं होती, तुलना हुई लेकिन बात निश्चित नहीं होती, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। कैसे, जुड़ गई जैसे दिशाएं, अब ये बोल रहा है, कवि कह रहे हैं कि जुड़ गई जैसी दिशाएं, जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जुड़ गई जैसी दिशाएं, ऐसा लग रहा है जैसे दिशाएं जुड़ गई, जैसे यानी कोई कंफर्म बात है नहीं, जैसे जुड़ गई हूँ, ना कोई तुलना है ना कुछ है, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे जुड़ गई हूँ, माने यहाँ पर तुक्का हुई बात, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तुक्के में बोल दिया कवि ने ऐसे। तो कोई कंफर्म बात नहीं है, कोई माने पक्की बात नहीं, ऐसा हुआ ही है, यही उत्प्रेक्षा की पहचान है, जहां पर तुक्का हो। आई बात समझ में, आपकी बोलचाल की भाषा में बताया ताकि समझने में आसानी हो, क्लिष्ट ना हो, है ना। जुड़ गई जैसे दिशाएं, बात निश्चित नहीं हो रही है यहाँ पर। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कैसे जल से भर गए, जैसे हिमकणों से भरा हुआ पंकज कमल। उत्तरा के नेत्र जल से कैसे भर गए, जैसे हिमकणों से, मान लिया गया, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात देखिए, मान लिया, ये निश्चित नहीं है, हो गए ऐसा नहीं बोल रहा, वो जैसे मान लो कहते हैं, ये मानना ही उत्प्रेक्षा की पहचान है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सूता हुआ सागर, है ना। यहाँ भी मानो यानी अर्जुन का शरीर वैसे ही कांपने लगा जैसे सोता हुआ सागर अचानक जाग कर तरंगे मारता है, लहरें अपना उठाता है ना। लेकिन वहां भी मानो कह दिया। एक बिहारी का एक दोहा मुझे इस संदर्भ में याद आ रहा है, पीत पट श्याम सलोने गात, मनहो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात, आपने भी सुना होगा। सोहत अति पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत अति पीत पटु श्याम सलोने, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है पीला वस्त्र श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर। मनहु नीलमणि, मान लिया कि जैसे नीलमणियों का जो शैल है, पर्वत है, पहाड़ है, उस पर सुबह की प्रकाश, सुबह सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। देखिए यहाँ पे बात निश्चित नहीं है, मान लिया ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये जो है, जहाँ तुलना हो रही है, बात निश्चित नहीं होती है, यही उत्प्रेक्षा है। ये वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो, ये देखिए, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले का सकल मन, जनु वर्षा, जनहु जनु, देखिए जनहु जनु, जैसे मान लिया
कि वर्षा अपने यानी काश के फूल को देखकर काश के फूल धरती पर छा गए, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपने बुढ़ापे को प्रकट कर माने, जैसे बात निश्चित नहीं है। तो जहां पर बात निश्चित नहीं होती वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तुलना करते हैं, बात निश्चित तौर से यही है ऐसा नहीं कहा जाता, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अब जैसे इसके इस शब्द से ही हमको अतिशय उक्ति है ना, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर उक्ति। तो जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा, उक्ति यानी कथन, वहां अतिशयोक्ति अलंकार आता है। अब देखिए अतिशय उक्ति, ये दोनों ये संधि विच्छेद है, अतिशयोक्ति ऐसे आता है। देखिए अतिशय या यहाँ आ उपस्थित है, जब किसी स्वर का ऊ स्वर से मेल होता है तब वह ओ में परिवर्तित हो जाता है, अतिशयोक्ति। ये देखिए यहाँ ओ में आ गया है ना। तो ये सही लिखने का तरीका है। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, शा में आधा कर देते हैं, जबकि देखिए अतिशय तो पूरा है, फिर ये आधा क्यों? यही कारण है कि यहाँ लोग कंफ्यूजन में गलत लिख देते हैं, ये गलत है। अतिशा में पूरा जो है शा पूरा लिखा जाता है और उसका कारण ये है संधि विच्छेद। देखिए ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कथन कहा जाता हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग, हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। पूंछ में आग लगी नहीं तो लंका कैसे जली और निशाचर कैसे भाग गए, यानी राक्षस कैसे भाग गए? तो ये बढ़ा चढ़ा के बोले कहा गया। यही बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए आगे, ये बहुत पॉपुलर उदाहरण है, मेरे ख्याल से आप लोग ने भी याद किया या सुना हो क्योंकि सरल भी है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुंचे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी नदी अपार पड़ी तो घोड़ा कैसे पहुंचे उस पार, कैसे पहुंचा? राणा प्रताप ने ऐसा इस तरफ रुककर सोचा, तब तक घोड़ा, उनके सोचने से पहले घोड़ा उस तरफ चला गया। तो ये बढ़ा चढ़ा, मनुष्य के सोचने से पहले वो जानवर सोचकर उस तरफ चला गया। ये जो है बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, कथन है, इसलिए अतिशय उक्ति है। पन्ना ही तिथि पाइयो वा घर, ये कवि बिहारी की का दोहा है। पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, माने उस एक स्त्री का सौंदर्य की बात की। मैंने आपको बताया था ना रीतिकाल के अब में श्रृंगार प्रमुख होता है, श्रृंगार प्रमुख रस था। रीतिकाल की विशेषताएं थी नक्षिक वर्णन, वही नक्षिक वर्णन है कि स्त्री की सौंदर्य का वर्णन किया है। कि पन्ना माने पन्ना यानी कि पत्र में, पत्रिका में ही आप उस कोई भी तिथि जान सकते हो कि वो कहाँ कौन सी तिथि है। क्यों? क्योंकि वहां उनके घर के चारों तरफ किनके, उस एक सौंदर्यवती स्त्री है, उसके घर के आसपास हम पत्रिका से ही जान पाते हैं, यानी कि पुस्तकों से जान पाते हैं कि कौन सी तिथि है। क्योंकि नित्य प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओस उजास, वहां पर उसके चारों तरफ उसके सौंदर्य के उजाला इतना ज्यादा रहता है कि हमेशा पूर्णिमा सा प्रतीत होता है। पुण्यो पूर्णिमा है ना। तो देखिए कितना बड़ा चढ़ा के बात की कि वो इतनी सौंदर्यवती है कि उसके चारों तरफ जो घर के आसपास पूर्णिमा होती है, हमेशा पूर्णिमा बना रहता है, यानी कि हमेशा प्रकाश बना रहता है। तो ये बड़ा चढ़ा के बात कही गई है। एक और है, खरे लसती दो गौरे गरे धसती पान की पीक, मनोगुली बंद लाल की लाल लाल दुतिली की, यानी वो नायिका इतनी कोमल है कि वो जब गले से पान का पीक उतारती है और इतनी गोरी और कोमल है कि गले से पान का पीक उतारती है तो वो बाहर दिखाई देता है लाल रंग। माने ये असंभव सी बात है कि मनुष्य इतना अधिक ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है कि वो जो पान का पीक लाल रंग का गले से उतार रहा है तो बाहर दिख रहा है, लाल खा रहा है तो लाल दिख रहा है, सफ़ेद खा रहा है तो सफ़ेद बाहर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, वो भी बिहारी की रचना थी। तो इस तरह से जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन, मैंने साकेत नगरी की विशेषता बता रहे कि देखो ये स्वर्ग जैसी है, तो स्वर्ग से मिलने जा रही है, यानी इतनी सुंदर है। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। व्योम को छूते दुर्गम पहाड़ों के शिखर वे घने जंगल जहाँ रहता तमाठो प्राय। व्योम यानी आकाश को छूते दुर्गम पहाड़ है, आकाश को छूते दुर्गम पहाड़ हो ही नहीं सकते हैं, यानी आकाश इतने ऊंचे, और घने जंगल जहाँ रहता तमाठो प्राय, वहां पर इतना घना जंगल है कि हमेशा अंधकार बना रहता है। तो ये भी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, इसीलिए अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर आएगा। मेरे ख्याल से इतना वर्णन, इतना जो मैंने व्याख्या की, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इन केस आपको समझ में नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, इसमें आप देख लेना
और आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं ना। ये तो पूरा संपूर्ण पठन सामग्री, यदि आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना प्रश्न लिखना मत भूलिए। अब नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जैसा नाम से हमको समझ में आ रहा, मानव है ना, इसमें इन्वॉल्व है मनुष्य। जहाँ प्रकृति का वर्णन मानव के रूप में किया जाता है वहाँ मानवीय अलंकार। प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित कर दिया जाता है। कैसे? संध्या रे तू सुंदरी। संध्या कैसे सुंदरी हो सकती है? संध्या तो प्रकृति है, सुबह और शाम की संध्या, लेकिन उसको स्त्री बनाकर, सुंदरी बनाकर महादेवी वर्मा की रचना है ये। संध्या रे तू सुंदरी, घने तेरे घन केश पाश। संध्या तू सुंदरी है, तेरे जो केश हैं, जो बादल हैं, घने हैं। ये उससे तुलना करके इन्होंने किया है। ये हो गया मानवीकरण अलंकार, मनुष्य के रूप में प्रकृति का वर्णन। इसकी उदाहरण देखिए, मदन महीप। अब महीप यानी क्या होता है? राजा। मदन यानी कामदेव, है ना। कामदेव रूपी राजा, कामदेव जो राजा कामदेव जो है, जू को बालक बसंत। राजा कामदेव के बालक है कौन है? बसंत, है ना। ऐसा यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सॉरी, मानवीकरण ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मानवीकरण अलंकार, ये अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ आएगा मानवीकरण, है ना। मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण तो मदन महीप जू को बालक यानी मदन महीप राजा कामदेव के बालक बसंत। अब ये कामदेव जो है उनके बालक को बसंत के रूप, बसंत तो ऋतु है, बसंत तो प्रकृति है, तो उनका पुत्र के रूप में इसको कैसे दिखा सकते? तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति को मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में प्रकृति का चित्रण है, इसलिए यहाँ मानवीकरण। सिंधु सेज, ये कामायनी की पंक्तियां हैं। ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, महाकाव्य है, उसकी पंक्तियां हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय रात्रि की हलचल स्मृति में मान किए सी एठी सी। अब सिंधु रूपी सागर पर धरती रूपी वधु, देखिए सागर, वधु, धरती, ये कौन है? प्रलय रात्रि में हलचल स्मृति में मान किया, यानी प्रलय रात्रि में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उससे नाराज होकर पृथ्वी बैठी हुई है। तब पृथ्वी तो प्रकृति है, सागर भी प्रकृति है, उसको मनुष्य की तरह चित्रित किया, इसलिए मानवीकरण अलंकार। बीतीरी विभावरी, ये निराला की रचना है। बीतीरी विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर तारा नागरी, घट डुबो रही। उषा नागरी, सॉरी ये आएगा उषा नागरी, अंबर पनघट पर उषा नागरी, और यहाँ तारा घट डुबो रही। अब यहाँ पर क्या कर रही है, क्या बोल रहे हैं कवि कि रात बीत चुकी है, जाग जा, और कैसे आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े डुबो रही है ना। लेकिन क्या बात हो रही है कि वो पनघट पर आई है और अंबर पनघट है और उषा स्त्री है और जो तारे हैं वो घड़े हैं, तो दिन हो गया है तो तारे डूब गए, तो इसलिए ऐसा उन्होंने किया वर्णन। तो इसलिए मनुष्य प्रकृति का मानवीकरण किया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा। गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं। अब गुलाब कैसे बोलेगा? वो तो प्रकृति है, फूल है, तो भी उसको मनुष्य की तरह बोलने को स्वयं बताया कि मैं आग का गोला नहीं। ये ही प्रकृति का मानवीकरण है। परिभाषा देखिए, जहाँ प्रकृति का वर्णन मानव के रूप में किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने कमेंट, अपने प्रश्न जो है, जो भी पूछना हो, जो भी कमेंट करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखना ना भूलें, तो मैं उसके उत्तर आपको दूंगी।